हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे हैं। और आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा जो पेपर है एशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसकी जो यूनिट 7 है तिरुवल्लुवर के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें उनकी पॉलिटिक्स के बारे में और उनके क्या आइडियाज हैं स्टेट क्राफ्ट को लेकर के, उनके क्या आइडियाज हैं किंगशिप को लेकर के, और ये जो गवर्निंग सिस्टम है कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिरुवल्लुवर जो है, इनको जो है वल्लुवर भी कहा जाता है, और ये एक तमिल कवि संत थे। जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हम कबीर के आइडियाज पढ़ रहे हैं, तो कबीर के भी जब हम आइडियाज पढ़ रहे हैं तो वो एक पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे। सेम उसी तरह से तिरुवल्लुवर भी जो हैं वो एक थिंकर नहीं थे, पॉलिटिकल थिंकर नहीं थे। और उनके जो आइडियाज हैं वो बेसिकली कविताओं के माध्यम से ही हमें जानने के लिए मिलते हैं। और ये जो कवि हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? तमिलनाडु में। आज का समय की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, ये तमिल एक कवि थे। और क्योंकि ये एक संत थे तो संत का उनके जीवन के बारे में, कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी किस समय से वो बिलोंग करते हैं, कौन से समय में वो पैदा हुए, इसके बारे में बहुत सारा विरोधाभास है। सिर्फ और सिर्फ कवि नहीं, पहले के टाइम में क्या था कि इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता था जन्म को। जन्म तिथि कोई लिख करके तो नहीं लगता था, नहीं रखता था। और स्पेशली जो संत होते थे, कवि होते थे, वो तो भ्रमण करते रहते थे इधर उधर, तो उनकी तो जान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि ये जो तिरुवल्लुवर हैं वो तीसरी या चौथी शताब्दी में इनके आइडियाज बेसिकली ज्यादा प्रोमिनेंट हुए। और कुछ बोलते हैं कि 8वीं या 9वीं शताब्दी में, कि ये जो बिलोंग करते हैं, किस समय से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा माना जाता है। कुछ बोलते हैं कि तीसरी या चौथी शताब्दी से, कुछ बोलते हैं 8वीं या 9वीं शताब्दी से। लेकिन इनके बारे में सही से, इनके जन्म के बारे में और इन्होंने कब अपने जो विचार दिए उसके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा इनके जो आइडियाज हैं और वो किस धर्म से संबंधित थे, उस पे भी बहुत विवाद है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या थे, जैन धर्म से इनका संबंध था। लेकिन हिंदू भी अपना दावा करते हैं कि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। तो इसके बारे में भी विरोधाभास है कि वो कौन से धर्म से बिलोंग करते थे। कुछ द्रविड़ समूह हैं, उनका उन्हें एक संत माना, क्योंकि वो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। तो उनको कुछ लोग उनको ऐसा मानते हैं, जो स्पेशली जो साउथ के जो द्रविड़ समूह हैं, उनका ऐसा मानना है कि तिरुवल्लुवर जो हैं वो किसी भी जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। तो इसीलिए वो एक साधु संत थे। और साधु संत थे तो उनके धर्म का अगेन पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। और जो उन्होंने जो लिखा, जिसका हम बोल सकते हैं, जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके विचार हैं, उनके द्वारा जो है उसको कुरो ये तिरुकुरुल या कुराल कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कुराल बोला जाता है। यानी कि रचना है जो उनकी रचना है, जैसे हम अर्थशास्त्र का नाम लेते हैं, मनुस्मृति का नाम लेते हैं, तो ये भी किसी ने लिखी हुई किताबें हैं। तो उनके जो आइडिया जिस बुक में लिखे हुए हैं उसको तिरुकुलर या फिर कुराल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो तिरुकुलर है उसमें उसको कैसे विभाजित किया गया, जैसे हर किताब जो है अलग अलग अध्यायों में या फिर अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है। तो इनके ये जो तिरुकुलर में 10 कविताएं, 133 खंड हैं। और प्रत्येक खंड में, प्रत्येक को 3 पुस्तकों में इनको डिवाइड किया गया है। यानी जो ये पूरा कुराल जो इनका समूह है, इनके जो ग्रंथ है, उनको 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। पहले का नाम है आराम, दूसरे का नाम है पोरुल, और तीसरे का नाम है कामम। पहली जो किताब है इनकी, जिसमें वो वर्च्यू की बात करते हैं, सद्गुण की बात करते हैं। पोरुल में इन्होंने सरकार और समाज के बारे में बात की है।
जो कि गवर्निंग सिस्टम होता है उसके बारे में। और तीसरी किताब में ये प्रेम से संबंधित जो है जानकारी देते हैं अपनी कविताओं के थ्रू। और ये जो तिरुकुलर है, इस ये तिरुकुरल को जो है पूरे विश्व में जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं, जितनी भी धर्म की पुस्तकें हैं, उनमें से एक महान पुस्तक माना जाता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो पॉलिटी पर, अपने स्टेट क्राफ्ट पर जो अपने आइडियाज दिए हैं, राजनीति पर तिरुकुलर जो तिरुवल्लुवर है उनके क्या विचार हैं। तो तिरुवल्लुवर की जो राजनीति है, बेसिकली जो पॉलिटी है, स्टेट क्राफ्ट है, वो डेमोक्रेसी पे बेस्ड नहीं है, लोकतंत्र पर आधारित नहीं है, बल्कि रॉयल्टी, रॉयल्टी मीन्स राजसत्ता पर आधारित है। मोनार्की से मिलता जुलता ही कंसेप्ट जो है राजशाही होता है, राजसत्ता होता है। लेकिन जो इसका किंग है, तिरुवल्लुवर का जो किंग है, तिरुवल्लुवर का किंग, वो बाउंड है कोर्ट्स ऑफ जस्टिस से, यानी कि वो राजा जो है न्याय संहिता से बंधा हुआ है। राजा किससे? न्याय संहिता से बंधा हुआ है, यानी कि इस जो तिरुकुलर के राजा हैं उसको भी न्याय के आधार पर, जस्टिस के आधार पर शासन करना पड़ेगा। और तिरुकुलर ऐसा मानते हैं कि एक न्याय प्रिय राजा के नेतृत्व में एक आदर्श राज्य कैसा होगा। उन्होंने ये पूरा बताया है कि ये जो कोर्स ऑफ जस्टिस पे बेस्ड जो पॉलिटी होगी या स्टेट होगा, जो कि लीड करेगा, हेडेड बाय किंग, किंग जिसको शासित करेगा, उसका वो कैसा होगा? वो एक आदर्श राज्य होगा। और वो कैसा दिखेगा? जिसमें वास्तविक राजनीति या संशय का कोई निशान नहीं होगा, इसमें रियल पॉलिटिक का कोई भी जगह नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है पूरा का पूरा मोरालिटी पे बेस्ड होगा। ये किस पे आधारित होगा? मोरालिटी पे बेस्ड होगा ये। तो तिरुवल्लुवर का जो राज्य है वो व्यवहारिक नैतिकता का एक अभ्यास है, यानी कि जो तिरुवल्लुवर के का जो राज्य है वो नैतिकता पे आधारित होगा। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा कि तिरुवल्लुवर जो बोल रहे हैं, उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं किसको लेकर के? राजनीति से संबंधित या पॉलिटिक्स से संबंधित, या जिसको हम स्टेट क्राफ्ट बोल सकते हैं। और इसको आसान शब्दों में जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, क्या है ये स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स, ये सब क्या है? एक गवर्निंग सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। तो ये गवर्निंग सिस्टम क्या होगा? ये राजा इसको हेड करेगा। ठीक है, राजसत्ता होगी, और उसका इस राजसत्ता को शासित करने वाला राजा जो है वो कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के तहत उसको शासित करेगा। और ये कोर्ट्स ऑफ जस्टिस किस पे बेस्ड होंगे? टोटली मोरालिटी यानी कि नैतिकता पर आधारित होंगे। ठीक है, ये आपकी समझ के लिए बहुत जरूरी है, ये समझ लेना। तो तिरुवल्लुवर जो बोल रहे हैं, तिरुवल्लुवर का जो स्टेट है वो एथिक्स पे आधारित होगा, एथिक्स यानी कि नैतिकता। ठीक है। इसके अलावा तिरुवल्लुवर ने जो राजा उसको शासित करना, जिस स्टेट को राजा जो है शासित करेगा, रूल करेगा, वो किसके आधार पर होगी? वो एग्जीक्यूटिव स्टाइल ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव स्टेट हेडेड बाय अ किंग, यानी कि किंग को जो है, किंग की अध्यक्षता में ये एक कार्यकारी शैली का होगा। यानी एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ पर भी बॉडी है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, सेम उसी तरह का, जैसे किंग हो गया लेजिस्लेचर बॉडी, और बाकी का जो है वहां पर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी। ठीक है। और किंग का जो काम होगा, द किंग इज असाइंड द रोल ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी कि उसका, राजा का क्या कार्य होगा? उत्पादन का, धन के उत्पादन का, एक्वायरिंग यानी कि अधिग्रहण, और ज्यादा धन को एक्वायर करना, चाहे वो युद्ध करके या फिर कैप्चर करके, किसी भी तरह से। कंजर्विंग एंड डिस्पेंसिंग वेल्थ, अधिग्रहण द्वारा, संरक्षण द्वारा और वितरण की भूमिका सौंपी गई। या राजा के कार्य कौन कौन से सौंपे गए हैं? ये एक एग्जीक्यूटिव स्टाइल की जो है स्टेट होगा, जो कि राजा उसको हेड करेगा, और राजा को ये पर्टिकुलर कार्य भी बताए गए हैं कि राजा क्या क्या कार्य करेगा, राजा का क्या क्या पर्टिकुलर रोल होगा। ठीक है। इन कैरिंग आउट दिस टास्क
किंग इज सेड टू नीड एन आर्मी, और इन सारे कामों को करने के लिए राजा के पास क्या होगी? आर्मी होगी, सब्जेक्ट्स यानी कि प्रजा होगी, फूड होगा, मिनिस्टर्स होंगे, अलायंस होगी और फोर्ट्स होंगे। जैसे कि आज के टाइम में भी हमारे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट्स, जैसे आज हम जो राज्य को डिफाइन करते हैं तो उसके 4 एलिमेंट्स बताते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके? जिसमें कि हमारा आ जाता है बॉर्डर टेरिटरी आ जाती है, फिर पॉपुलेशन आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है और सोवरेनिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या बता रहे हैं, उस पॉलिटी के उसके गुण बता रहे हैं कि एक राजा होगा, राजा की आर्मी होगी, उसके सब्जेक्ट होंगे, प्रजा होगी, खान पान की सभी सुविधाएं होंगी, मिनिस्टर्स होंगे, अलाइज यानी कि उसके जो है सहयोगी होंगे जो उसके साथ में अलाय करेंगे यानी कि मित्र होंगे, बाकी के मित्र स्टेट होंगे और फोर्ट्स होंगे। जैसे आज के टाइम में भी अलायंस जो है काम कर सकती हैं, जैसे आप एक संगठन का नाम सुनते हो नेटो, तो नेटो भी क्या है, इसी तरीके से बहुत सारे। और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड में ये अलाइज सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के टाइम में ही है, कंटेम्परेरी टाइम में ही है, पहले भी ये होता था। ठीक है, तो ये उन्होंने उसके क्या बताए हैं, राजा के गुण बताए हैं, और उसको शासित करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उनके बारे में बताया है। तिरुवल्लुवर ने राजा के इसके अलावा बहुत सारे गुण बताए हैं। वांछनीय गुण यानी कि कौन कौन से, एक अच्छा शासक कौन होगा, कैसा होगा, ये जो एग्जीक्यूटिव स्टाइल ऑफ किंग है, स्टेट का जो राजा है जो हेड करता है, और उस राजा के कौन कौन से गुण होंगे। तो उसमें क्या होगा, साहस होगा, ऊर्जा होगी, ठीक है, उदारता होगी, बुद्धि होगी, परिश्रम करने वाला होगा वो, उसके पास पूरी नॉलेज होगी यानी कि विद्या, उसके पास ज्ञान रहेगा, निर्भीकता रहेगी, वो बहुत निर्भर, बहुत ही ज्यादा बोल्डनेस उसके अंदर रहेगी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा वीर, उसके बहुत ज्यादा ताकतवर रहेगा, और अनुग्रह और सदाचार, ये सारे गुण राजा के अंदर उन्होंने बताए हैं कि कौन कौन से गुण जो हैं राजा के होने चाहिए। ठीक है, राजा से अपेक्षा की जाती है कि वह आसानी से उपलब्ध होने वाला और मधुरभाषी हो, यानी कि ऐसा ना हो कि राजा, उसकी प्रजा को कोई समस्या आए और राजा अपनी प्रजा से मिलने के लिए ही उसके पास टाइम ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाला चाहिए, यानी कि जब भी प्रजा उससे मिलना चाहे, उनको कोई समस्या हो, तो राजा उनसे तुरंत मिले और अच्छे प्रेम भाव से उनसे बात करे, प्यार से उनसे बात करे। ऐसा ना हो कि वो अपनी जो उसकी पोजीशन है, उसकी ताकत को शो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनकी जो तिरुवल्लुवर उन विशेषताओं को भी सूचीबद्ध करते हैं जो राजा के गुणों को कम करती है, यानी कि उन्होंने गुण बताए कि राजा के अंदर कौन कौन से होने चाहिए। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि राजा के अंदर कुछ ऐसे अवगुण भी होते हैं जिन्हें राजा को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पक्षपात। ठीक है, और क्या, पक्षपात मतलब बायसनेस होता है, कंजूसी, बिल्कुल भी कंजूस नहीं होना चाहिए, लगाव को गुप्त रखना यानी कि अपना जो उसके जो अटैचमेंट्स हैं उनको सीक्रेट रखना। ठीक है, ये सब सारे इन्होंने, तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने क्या सीखा कि राजा के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, उनके बारे में तिरुवल्लुवर ने क्या बोला है, उसके बारे में हमने इस स्लाइड में सीखा। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवर एक ऐसे राज्य का वर्णन करते हैं जो कानून और व्यवस्था से प्रतिष्ठित है, यानी कि वो किस पे बेस्ड है, लॉ एंड ऑर्डर पे, विद इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। इनका जो शासन है, इनका जो राजा है, इनका जो राज्य है, जो जो व्यवस्था है, इनका गवर्निंग सिस्टम है, वो किस पे बेस्ड है, कानून और व्यवस्था से, और यहाँ पर सबके लिए समान न्याय है, यानी कि किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब यहाँ पर समान है। और वो इस बात पे जोर देते हैं कि राजा को न्यायपूर्ण शासन प्रदान करना चाहिए, कि ये राजा का को जो है पूरी तरीके से जो शासन कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी है, उसको जो है पूर्ण न्यायपूर्ण शासन जो है प्रदान करना चाहिए अपने प्रजा को। राजा को उचित जांच करने और न्याय और दंड देने में निष्पक्ष रहने का
आदेश देता है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि राजा को जब भी कोई किसी भी मुद्दे पर उन्हें अगर न्याय करना है तो उन्हें उस पर जो है उचित जांच करनी चाहिए और उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी भी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए जब वो न्याय कर रहे हैं या दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं तब। ठीक है। उनका मानना है कि अंत में तलवार नहीं बल्कि राजदंड की जीत होती है। यानी कि उनको वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो अपने आप अपने शासन को न्याय पर आधारित चलाएंगे तो वहां पर जो है किसका शासन स्थापित होगा, एक अच्छा शासन स्थापित होगा। सजा देना एक कर्तव्य है। वो बोल रहे हैं कि अगर इस न्याय वाले शासन को चलाने के लिए उन्हें सजा भी देनी पड़े तो सजा देना राजा का कर्तव्य है। ठीक है। और इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं, जो दुष्ट हैं यानी कि जो इस शासन के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं या न्याय को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो राजा उन्हें मौत की सजा भी दे सकता है। ठीक है। और उन्हें उन्होंने क्या है, इसीलिए वो क्या बोलते हैं, ताकि जो शासन है वो किस पे आधारित रहे, जस्टिस पे आधारित रहे। हालांकि वो जो है नॉन वायलेंस को जो है प्रमोट करते हैं। यानी कि उनका मानना है, त्रिवुलुवर का मानना है कि राजा को और ये जो शासन है, ये जो राज्य है वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी शांति को कोई, इस शासन की, इस राज्य की अगर शांति को कोई हानि पहुंचाता है तो राजा को जो है मृत्यु दंड का भी साथ लेना चाहिए। और उसका मानना है कि जिस तरीके की सरकार वो बता रहे हैं कि इस तरह का गवर्निंग सिस्टम होगा, उनका ऐसा मानना है कि उसका रूप जो है क्या है, वो अत्याचारी होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि राजा जो है वो अत्याचारी हो जाएगा और अपनी ही ज्यादा न्याय पे आधारित शासन ना करके अपने हिसाब से शासन करेगा। ठीक है। उसके लिए वो बोल रहे हैं अगर ऐसा होता है तो ये जो राजा होगा, जो अत्याचारी जो न्याय के आधार पर शासन ना करके अपनी मनमानी करने लगेगा, तो वो बोल रहे हैं कि वह एक पापी और अत्याचारी राज्य राजा को हत्यारे से भी बदतर मानता है। कि यानी कि ऐसा राजा वो क्या होगा, मर्डरर से भी ज्यादा खराब होगा। ठीक है। उनका अनुमान है कि राजा की क्रूरता और पीड़ितों के आंसू से राज्य की संपत्ति का ह्रास होगा। वो बोल रहे हैं अगर राजा ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वो प्रजा को को परेशान करना स्टार्ट कर देगा और जो है न्याय के आधार पर शासन नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, उससे उसके राज्य में की संपत्ति का ह्रास होगा। यानी कि डिक्लाइन हो जाएगा, डिप्लेशन हो जाएगा स्टेट की वेल्थ में। ठीक है। राज्य की वेल्थ में जो है घाटा आएगा, ऐसा बोलने हैं वो कि अगर राजा पापी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है तो उससे क्या होगा, उसी के राज्य में जो है पूरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। और वो बोलते हैं कि जो राजा आतंकवाद में लिप्त होगा वह नष्ट हो जाएगा। यानी कि अगर राजा इन सब तरीके से ऐसे काम करेगा तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि उस राज्य का पतन हो जाएगा। उनका कहना है कि राजा के अन्याय के कारण अगर राजा ऐसे करेगा, अत्याचारी हो जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे पानी वर्षा होना कम हो जाएगी, वर्षा ना होने वाली प्राकृतिक घटनाएं शुरू हो जाएंगी और गायें जो है कम दूध देंगी। यानी कि वो सीधा सीधा इसका संबंध जो है जोड़ देते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरी तरीके से वो क्या कर रहे हैं, राजा को मोरालिटी के साथ में बांध दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी की ही बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो प्रकृति भी जो है उसके खिलाफ हो जाएगी, उसके राजा जो है राज्य की संपत्ति जो है नष्ट हो जाएगी और राज्य जो है पूरा खत्म हो जाएगा और उसके प्रकृति उसको दंड देगी।
कैसे देगी वो दंड? कि वर्षा होनी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर वर्षा होनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा? एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिलेगा, कृषि के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही जो है उसके राज्य में जो संपत्ति का अर्जन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो अन्याय है आपदाओं को जन्म देगा। इसके अलावा जो अगर अन्याय करेगा राजा, तो और भी बहुत सारी आपदाएं यहाँ पर उसके राज्य में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तिरुवल्लुवर ने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि अंत में जो है तानाशाह सब कुछ खो देगा अगर राजा, यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जिस तरह की सरकार की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह के शासन की हम बात कर रहे हैं, उसमें चांसेस होते हैं, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है कि राजा जो है वो अत्याचारी बन जाए। अगर वो अत्याचारी बन जाएगा तो उससे क्या होगा? वो बता रहे हैं कि उसी का नुकसान होगा, उसके राज्य की पूरी संपत्ति खत्म हो जाएगी, उसके राज्य में जो है वर्षा होनी बंद हो जाएगी, यानी कि सारे उसके नेट जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे और बहुत सारी आपदाओं को उसे सहना पड़ेगा और आखिर में क्या होगा? कि वो सब कुछ खो देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम समरी में अगर इसको हम समझाएं तो वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि राजा और राज्य के बारे में जो त्रिवल्लुवर का जो दृष्टिकोण है वो निष्पक्ष रूप से लागू, यानी कि निष्पक्ष रूप से कानूनों पर आधारित है, कानूनों द्वारा शासित एक व्यवस्थित प्रणाली है। यानी कि जो राजा या राज्य है वो पे बेस्ड है? वो सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर पे बेस्ड है, लॉ एंड ऑर्डर पे बेस्ड है उसका सिस्टम, पूरा का पूरा टोटली लॉ एंड ऑर्डर पे चलेगा उसका शासन। और उस वह जो है राज्य जो है प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत के रूप में न्याय पर जोर देते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात पर उन्होंने फोकस किया है वो किस पे किया है? जस्टिस पे। ठीक है, और इसीलिए जो है किंग को जो है एक सामाजिक योजनाकार यानी कि सोशल प्लानर के रूप में उन्होंने देखा है कि वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करेगा, अपना जो शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो समाज के कल्याण के लिए करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा, अगर वो तानाशाही करेगा तो। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर राजतंत्र में क्या होता है? राजा जो है वो एक तानाशाह की भूमिका निभाता है। यहाँ पे तिरुवल्लुवर क्या बोल रहे हैं? अगर राजा इस तरह से करेगा तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। अब जो है राजा ने तिरुवल्लुवर ने राजा के क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में बताया। अब राज्य के जो प्रशासक हैं उनके क्या गुण बनाए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। हमने क्या पढ़ा अभी? कि ये जो राज्य होगा वो किस पे बेस्ड होगा? किंग हेडेड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होगी। तो एग्जीक्यूटिव में क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर भी होते हैं। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर्स के क्या क्या गुण होने चाहिए? उन्होंने राजा के गुण बताए कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सेम उसी प्रकार ये क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है राजा की, उनके क्या क्या गुण होने चाहिए? तो उन्होंने बोला कि वो क्या बोल रहे हैं? राजा को राज्य को कुशल तरीके से चलाने के लिए सलाहकारों, सैनिकों और अन्य प्रशासकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। त्रिवल्लुवर ने उन्हें कैसे चुनना है, ठीक है, उनका सिलेक्शन कैसे करना है इसके बारे में बताया। उन्हें कैसे प्रतिबंधित करना है इन सब के बारे में बताया। ठीक है, कैसे हाउ टू सिलेक्ट देम एंड हाउ टू मैनेज देम, कैसे उनकी नियुक्ति करनी है और फिर कैसे उनको काम पे कि वो सही ढंग से काम करें, उनको कैसे ऐसी व्यवस्था करनी है। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं? द मिनिस्टर्स एज किंग्स आईज एंड काउंसल्स केयर इन सेलेक्टिंग देम, कि राजा की आंखें होते हैं और मंत्री उनके चयन में ध्यान रखते हैं। ठीक है, वह जानी मानी हस्तियों से को भर्ती करने और उन्हें परीक्षण अवधि में डालने की सलाह देते हैं। त्रिवल्लुवर क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि उन्हें जो है, जो उनके जानी मानी हस्तियां हैं, जिन्हें किसी ना किसी फील्ड की नॉलेज है, उनको जो है क्या बनाना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटर की उनको नियुक्त करना चाहिए। ठीक है, और उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए। उन्हें जो है एक
ट्रेनिंग भी उनको देनी चाहिए और उसके बाद जो है अविश्वास रहित होकर कार्य सौंपने चाहिए। जब इनको अगर वो जानी मानी हस्तियों को अपने क्या चुनेंगे, मंत्री बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, तो उनको फिर उस पे विश्वास ज्यादा रहेगा और फिर वो क्या हो जाएंगे, वो बेफिक्र होकर के उन पे विश्वास करते हैं। अच्छा, अगर उनको हम बोले तो वो क्या बोल रहे हैं, एक बार जब राजा किसी नियुक्ति व्यक्ति पर भरोसा कर लेता है तो राजा को उसके कंधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी कि राजा को ऐसे लोगों को उनसे जिस पे राजा ट्रस्ट करता हो, ऐसे लोगों को अपने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी जो काउंसिल है उसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, ऐसे ना हो कि वो हाँ में हाँ मिलाने हो, यस सर बोलने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि वो आलोचक होने चाहिए। अगर राजा जो भी निर्णय ले रहा है वो निर्णय सही है या नहीं है, इस बात को वो बेडर होकर के, बेझिझक होकर के राजा को बता सकें कि नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये जो आप निर्णय ले रहे हो ये गलत है। तो ये बात अगर वो बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी कि उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सही हैं। ठीक है। और इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि ये मंत्री कैसे होने चाहिए, मंत्रियों को विद्यवान, बुद्धिमान, समय पर सलाह देने में सक्षम और अपने दृष्टिकोण में व्यवहारिक और विश्वासघात का आश्रय देने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि वो टाइमली एडवाइस दे, समय पर एडवाइस दे, ज्यादा समय ना ले। अगर राजा को किसी की चीज की जो है सलाह की अगर जरूरत पड़े तो इंटेलिजेंट होने चाहिए वो, है ना। और उसके उनके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, सभी चीजों की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। राज्य के पास अपने राजनयिक मिशन और दूतों का एक दल होगा। ठीक है। उनके स्टेट के पास और क्या होगा, डिप्लोमेट्स होंगे, और डिप्लोमेट्स के अलावा उनके पास एक दूतों का भी दल होगा। ठीक है। त्रिवल्लुवर ने राजा से एक दूत में निम्नलिखित गुणों के, अभी उन्होंने पहले क्या बताई, वो मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे। मिनिस्टर्स के अलावा क्या है, एक उनके पास दूत भी होने चाहिए, डिप्लोमेट्स भी होने चाहिए, जैसे आज के टाइम में भी होते हैं हमारे यहाँ पर। तो उसी टाइम में वो बोल रहे हैं कि राजा के पास डिप्लोमेट्स भी होने चाहिए। और ये डिप्लोमेट्स के गुण कौन कौन से बताए हैं, वो बहुत मिलनसार होने चाहिए। मिलनसारिता, प्रजनन, वफादारी, बुद्धिमता और साहस, प्रेरक, विद्वान और दूरदर्शिता, ये सारे गुण उन्होंने किसके बताए हैं, डिप्लोमेट्स के। डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, जो दूसरे स्टेट्स के साथ में डील करते हैं, बोल सकते हैं हम एक तरीके से, जिसमें बहुत सारे आते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, जैसे आज के टाइम की अगर हम बात करें तो। ठीक है। और उससे वो डिप्लोमेट से क्या अपेक्षा करते हैं कि वह सुखद और अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करे। वो किसी भी तरह की जो है अनऑफेंडिंग लैंग्वेज, यानी कि जब दूसरे राज्यों से वो बात करने जाए एज ए डिप्लोमेट, तो किसी भी तरह की वो ऑफेंडिंग लैंग्वेज की बात ना करे। ठीक है। जान से मारने की धमकी पर भी राजनयिक को यह कहना चाहिए कि उसका राजा अच्छा है। यानी कि उसे जो डिप्लोमेट्स होंगे वो क्या कैसे होंगे, वो हमेशा अपने राजा की बड़ाई करने वाले होंगे, बुराई करने वाले नहीं होंगे। इतने ज्यादा पक्के वाले वफादार वो बोल रहे हैं कि डिप्लोमेट्स होने चाहिए कि दूसरा राज्य अगर उनको कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, तब भी वो अपने राजा की बुराई ना करके अच्छाई ही करे। इसके अलावा जो है राजनयिकों के, डिप्लोमेट्स के अलावा स्टेट के पास जो है स्पाइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। जासूसी क्षमता भी उसके पास होनी चाहिए। त्रिवल्लुवर ने उनकी भूमिका को लेकर, उनके रोल को लेकर के बहुत ही क्लियर हैं, और वो बोलते हैं कोई जासूस नहीं तो कोई सफलता नहीं। पूरा का पूरा श्रेय दे रहे हैं वो किसको, स्पाइंग कैपेसिटी को। अगर कोई, वो बोल रहे हैं कि नो स्पाई मीन्स नो सक्सेस। राजा अपने
शासन में सक्सेस हो ही नहीं सकता अगर उसके पास स्पाइंग कैपेसिटी नहीं है तो। जासूस राजा की आंखें होती हैं। वो बोल रहे हैं कि जासूस राजा की आंखों के समान होते हैं। क्या हो रहा है ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि राजा के पास अच्छा स्पाइंग सिस्टम हो। उन किस किस से उन्हें राजा को जानकारी मिलेगी? अपने कर्मचारियों के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में और अपने दुश्मनों के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में स्पाइंग जो है, स्पाइंग सिस्टम जो है, जो स्पाइस हैं वो क्या है, राजा को जानकारी देंगे कि कोई कर्मचारी तो नहीं है जो उनके शासन में गलत काम कर रहा है, उनके रिश्तेदार तो नहीं है जो उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, और उनके दुश्मन क्या कर रहे हैं, उन पे अटैक करने की तो नहीं सोच रहे हैं। इस प्रकार तिरुवल्लुवर को उम्मीद है कि जासूस घरेलू और विदेशी दोनों ऑपरेशनों में शामिल होंगे। यानी कि ये जो स्पाइंग सिस्टम होगा ये पूरा का पूरा विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, दूसरे राज्यों पे नजर रखने के लिए और राज्य के अंदर में क्या चल रहा है उन पे नजर रखने के लिए काम करेगा। ठीक है, जासूसों को संदेह से परे निडर और करीबी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि राजा को उनपे विश्वास ही ना हो, उनपे संदेह हो, और ऐसा भी नहीं है कि वो निडर ना हो। अब दूसरे में छुप करके काम करना पड़ेगा तो उन्हें निडर तो होना होगा, क्योंकि कभी भी पकड़े जा सकते हैं। और करीबी होना चाहिए, मतलब कि ऐसे होने चाहिए जिन पे राजा विश्वास कर सके। उन्हें हर जगह जाना चाहिए, यहाँ तक कि पवित्र पुरुषों के भेष में भी। यानी कि स्पाइंग सिस्टम को किसी भी हद तक जाने की आजादी है। वो साधु संत भी बन करके दूसरे देश में या उसी देश में घूम सकते हैं, ताकि उन्हें और बेहतर जानकारी मिल सके, वो और ज्यादा बेहतर जानकारी इकट्ठा कर सके। वो क्या बोल रहे हैं, विश्वसनीयता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिवुलुवर जासूस की जानकारी की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करने की सलाह देते हैं। यानी कि राजा जो है जासूस पर भी, कि जासूस भी सही है या नहीं है, इसकी जानकारी भी राजा को के पास होनी चाहिए। इससे क्रियान्वित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि जासूस एक दूसरे को ना जाने। ऐसा करने के लिए ऐसा होना चाहिए कि राजा ने जिन जिन जासूसों को अपॉइंट किया है उनको पता नहीं होना चाहिए कि दूसरा वाला भी जासूस है या नहीं है। यानी कि कितने जासूस है, कौन है, ये एक दूसरे जासूस को पता नहीं होना चाहिए। अपनी पहचान की रक्षा के हित में त्रिवुल्लुवर राजा को सलाह देते हैं कि कभी भी किसी जासूस को सार्वजनिक रूप से सम्मान नहीं करना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक रूप से उसे सम्मानित कर देंगे तो फिर क्या होगा, पब्लिक को पता चल जाएगा कि ये जासूस है, और बाहर के जो राज्य होंगे उन्हें भी पता चल जाएगा ये जासूस है, तो उन्हें ऐसा कोई सम्मान नहीं देना चाहिए, ताकि उनकी गोपनीयता जो है वो कायम रहे। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि जासूस कैसे होने चाहिए, स्पाइंग सिस्टम कैसा होना चाहिए राजा का, उसके बारे में त्रिवल्लुवर ने क्या बात की है। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि कोई भी राजा अपने दरबारियों के बिना, यानी कि उसके दरबार में बाकी के जो काम करने वाले हैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो बहुत जरूरी होते हैं, ओब्वियसली सारा का सारा उसको ऑफिशियल काम जो है वो कौन करते हैं, वो यही दरबारी ही करते हैं। ठीक है, त्रिवल्लुवर के पास दरबारियों के आचरण करने के तरीके के बारे में कुछ चुनिंदा सलाह, यानी कि त्रिवल्लुवर जो है ये दरबारी कैसे होने चाहिए, उसके दरबार में जो काम करने वाले हैं लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, माना जाता है कि वे राजा से न तो बहुत दूर हो, वो क्या त्रिवल्लुवर क्या बोल रहे हैं, जो दरबारी हैं वो ना तो राजा से बहुत दूर के होने चाहिए और ना ही बहुत करीबी होने चाहिए। ऐसा भी ना हो कि राजा उन्हें बिल्कुल भी ना जानता हो कि ये मेरे दरबार में जो काम कर रहे हैं ये कौन है, और ना ही ऐसा हो कि राजा उनको पूरे अच्छी तरीके से जानता हो। ठीक है, ना तो उसके ज्यादा क्लोज होने चाहिए और ना ही दूर के होने चाहिए। वह उन्हें चेतावनी देता है कि राजा के सामने जानकर मुस्कुरा, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि ऐसे ना हो कि राजा के जानकार हो और राजा को देख करके जानबूझकर उसकी वाहवाही लूटने की कोशिश करें, उनके सामने जानबूझ के मुस्कुराएं और ये सब करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें जो है पूरा का पूरा जो क्या होने वाला है
आज की कार्यवाही में पूरा उनको नॉलेज होनी चाहिए, पूरा उनके वो पहले से ही जान जाएं। अदालत का मूड भांपने का मतलब क्या होगा कि पहले से ही जान जाएं कि भाई किस तरीके की बातें चल रही हैं, आज के विषय किस विषय में जो भी निर्णय लिया जाना है, तो वहां पर लोगों की क्या सिचुएशन है, कैसी होनी चाहिए आज की सभा, उसके बारे में उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए और उपयोगी बातें बोलने वाला होना चाहिए। फालतू की बकवास करने वाला नहीं होना चाहिए। बेशक उन्हें राजा के साथ शानदार व्यवहार करना होगा, और राजा क्या करेंगे उनके साथ, बहुत ही अच्छा व्यवहार करेंगे अपने दरबारियों के साथ में। राजा भी किसी तरह का बुरा व्यवहार उनके साथ नहीं करेंगे। अब वो बता रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस तरह का शासन होगा, राजा के क्या गुण होंगे, क्या अवगुण होंगे, उसके बाद हमने उसका जो है मिनिस्टर्स कैसे होंगे, और उसके बाद डिप्लोमेट्स कैसे होंगे, उसके बाद जो है जो दरबारी हैं वो कैसे होंगे, स्पाइंग सिस्टम कैसे होगा, ये सब पढ़ा। अब राजा त्रिवुलवर बता रहे हैं स्टेट वॉर एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि राज्य की युद्ध और रणनीति कैसी होगी दूसरे राज्यों से, क्योंकि राजा का क्या काम है, एक्वायर करना, है ना, लैंड को एक्वायर करना, वेल्थ को मेंटेन रखना, तो उसके लिए एक्वायर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं, उसके लिए वॉर करने पड़ेंगे, युद्ध करने पड़ेंगे, और दूसरा राज्य भी जो है राजा पर अटैक कर सकता है, तो उसके लिए भी जो त्रिवुलवर बता रहे हैं कि राजा को किस तरीके से उसको डील करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट वॉर द किंग मस्ट हैव गुड डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव कैपेसिटीज, यानी कि राजा के पास अच्छी रक्षात्मक, यानी कि अगर कोई उस पर अटैक करता है राजा के राज्य पर, तो वो अपनी प्रजा की, अपने राज्य की रक्षा कर सके, और आक्रामक क्षमताएं, यानी कि वो भी दूसरों पर आक्रमण कर सके, ऐसी जो है उसकी क्षमताएं होनी चाहिए। किसके बारे में बात हो रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। राज्य जो है, जो त्रिवुलवर का जो राज्य है वो कैसे दूसरे राज्यों से रिलेशंस बनाएगा, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता था, पहले टाइम में सबसे ज्यादा वॉर होते थे, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि राज्य के पास ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम जो है, कैपेसिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा वो बोल रहे हैं सबसे बेस्ट फॉर्म डिफेंस की क्या है, फोर्ट होता है, यानी कि किला, दुर्ग। तो राजा क्या बोल रहे हैं, त्रिवुलवर क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो रक्षा का सर्वोत्तम साधन है वो किला है। तो त्रिवुलवर कहते हैं एक अच्छे किले में, और ये किला इतना अच्छा होना चाहिए कि उसमें पीने के लिए पानी, यानी कि नीला पानी की मतलब साफ सुथरा पानी होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, पहाड़ियों से घिरा हुआ होना चाहिए, और घने जंगल होने चाहिए। क्योंकि देखो इन्हीं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, पानी जरूरी होता है, और जंगलों से बहुत सारी जरूरतें पूरी होती थी उस टाइम में। तो इसीलिए वो दुर्ग जो है, किला जो है, किससे घिरा होना चाहिए, पहाड़ियों से घिरा होना चाहिए, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में खुली जगह होनी चाहिए, ताकि उसके सब्जेक्ट्स जो है, उसकी प्रजा जो है अच्छे तरीके से रह सके, और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और सारे के सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए उसमें। किला की जो दीवारें हैं वो बहुत ऊंची और मोटी होनी चाहिए, ताकि उसमें आक्रमण करने वाला उनको भेद ना पाए, यानी कि उसको गिरा ना सके। घेराबंदी की स्थिति में अगर घेराबंदी हो जाती है तो इसको भेद पाना मुश्किल हो जाए, और सारी की सारी जरूरतें इस किले के अंदर ही पूर्ति हो जाए, यानी कि सब जरूरतें उसकी राजा की जो प्रजा है उसकी सारी की सारी जरूरतें इस किले के अंदर ही पूरी होनी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। और इसके अलावा राजा के पास जो है कर्मठ लोगों की एक छावनी होनी चाहिए। छावनी क्या होती है, बेसिकली आर्मी की, जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी टुकड़ियां होती हैं आर्मी की, वैसी छावनी होनी चाहिए। और एक जो विनिंग आर्मी होनी चाहिए। विनिंग आर्मी जो है, विजेता सेना दुश्मनों की रणनीति पर विजय प्राप्त करेगी और आगे बढ़ेगी। ये जो छावनियां होंगी अलग अलग, और जो उसकी आर्मी होगी वो दुश्मनों पर जो है विजय प्राप्त करेगी, ठीक है। ऐसी विजय सेना में परित्याग, असंतोष और कंजूसी के लिए कोई जगह नहीं है, यानी कि वो सेना के भी गुण बता रहे हैं कि उस सेना में क्या होना चाहिए,
किसी भी तरह का असंतोष नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेना असंतुष्ट है तो वो राजा के लिए काम नहीं करेगी। ऑब्वियसली अगर वो लोग इससे राजा से प्रसन्न नहीं है तो वो राजा के लिए लड़ाई क्यों करेंगे। त्रिवल्लुवर ने जो सैन्य संगठन है उसको कर्मित प्रकृति को मानते हैं, यानी कि ये क्या हो गई, वो हायरार्किकल होगी, यानी कि बहुत सारे पद होंगे। जैसे सबसे ऊपर में मान लीजिए सूबेदार हो गया, फिर उसके नीचे छोटा सूबेदार हो गया, फिर उसके नीचे और हो गए, फिर उसके नीचे अलग अलग आर्मी के सोल्जर्स हो गए। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं नेतृत्व के बिना सेना खत्म हो जाएगी, यानी कि सबको उनको नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सेनापति हो गया, सूबेदार हो गया, ये सब जैसे कि आज के टाइम में भी आर्मी में अलग अलग रैंक्स होती हैं, और ये रैंक्स किस लिए होती हैं, उनका नेतृत्व करने के लिए। ठीक है, लीडरशिप बहुत जरूरी है त्रिवल्लुवर के हिसाब से, किसी भी सेना को अच्छे तरीके से संगठित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। राजा की सेना यदि उस उनमें निडर और अच्छे व्यवहार वाले सैनिक हो तो उसे उसका धन कहा जाता है। यानी कि अगर राजा के पास बहुत अच्छे सैनिक हैं, निडर सैनिक हैं, बहुत अच्छे व्यवहार वाले सैनिक हैं, तो यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। त्रिवुलुवर ने सैनिकों के लिए कई वांछनीय विशेषताओं का वर्णन किया है। अब ये वो जो सैनिक है, जो आर्मी है, उसकी भी बहुत सारे गुणों की बात कर रहे हैं कि उनमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, करप्शन से दूर होने चाहिए, उन कोई भी उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार मतलब ऐसा ना हो कि दूसरा राजा राजा जो है अटैक करने आया और उनको पैसे का लालच दे करके अपनी तरफ कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए उसको। जो त्रिवुलुवर के राजा के जो सैनिक हैं वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से दूर होने चाहिए, एकजुट, बल्कि उन्हें एकजुट होकर मौत को हराना चाहिए का मतलब है कि वो राजा के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो। उनमें साहस, सम्मान और दृढ़ता होनी चाहिए। एक सैनिक का मुख्य गुण वीरता है और त्रिवुलुवर इस गुण की प्रशंसा करते हैं। उनका मानना है कि युद्ध में वीरता ही मर्दानगी की असली निशानी है, यानी कि वही असली मर्द है जिसमें जो वीर है। एक वीर सैनिक मरणोपरांत प्रसिद्धि के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहता है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि ऐसे सैनिक जो कि मरने में अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में अपने आप को एक जो बहुत बड़ी प्रसिद्धि समझे, इस बात को, ऐसे सैनिक होने चाहिए। और त्रिवुल्लुवर ने अब इसके बाद से स्ट्रेटेजी भी बताई है, वॉर की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए युद्ध करने की। तो वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले राजा को अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करने से पहले कुछ कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम है कि जगह का चुनाव अच्छा होना चाहिए, कौन सी जगह पर युद्ध लड़ना है। फिर उसके बाद इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपने क्षेत्र में किस तरीके से उसको बहुत ही केयरफुली उसको लड़ाई लड़नी है। ठीक है, और उसके बाद में जो है सही जगह चूज करने के बाद सही टाइमिंग का पता उसे होना चाहिए कि जीत हासिल करने के बाद सबसे पहले उसे क्या करना है, एक ऐसी जगह चुननी है जहां से वो युद्ध लड़ेगा। दूसरा, फिर उसे कौन से समय पर आक्रमण करना है, इसका उसे चुनाव करना होगा। राजा को वह राजा को सलाह देते हैं कि जब सही समय हो तो राजा को मौका देखते ही आक्रमण कर देना चाहिए। सही जगह, सही समय, जैसे ही सही समय मिलेगा तुरंत अटैक कर दो। ये राजा ने युद्ध की स्ट्रेटजी बताई है त्रिवुलुवर ने। त्रिवुलुवर मानते हैं कि उत्साह ज्ञान का विकल्प नहीं है, इसीलिए वह किसी भी कार्रवाई को शुरू करने से पहले अपनी सेना की ताकत, सोचे गए कार्य और दुश्मनों और सहयोगियों की स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने की वकालत करते हैं। त्रिवुलुवर बोलते हैं कि सबसे पहले नॉलेज सब्स्टिट्यूट, वो बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो उत्साहित होकर के बिना जानकारी के, कौन सी जानकारी के, कि कितनी जो है जिस पे अटैक करना है उसकी कितनी ताकत है, दुश्मन की क्या ताकत है और हमारी सेना में कितनी ताकत है, ये जानकारी उसे पहले से ही
राजा के पास होनी चाहिए। इस सलाह को ध्यान में रखते हुए वह ताकतवरों के साथ युद्ध से बचने और कमजोरों के युद्ध में लड़ने की बात करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, अगर राजा को पता चले सामने वाला कमजोर राजा है तो उससे युद्ध कर लो। अगर इस राजा को पता चले कि सामने वाला हमारे से ज्यादा ताकतवर है तो उसके साथ युद्ध में मत जाओ। ठीक है। तिरुवल्लुवर अन्य राजाओं में देखने योग्य कमजोर गुणों की लंबी सूची प्रदान। वो बोल रहे हैं कि राजा को कैसे पता चलेगा कि सामने वाला कमजोर है या ज्यादा शक्तिशाली है। वो बोल रहे हैं अगर कायर होगा, अज्ञानी होगा, तो वो क्या होगा, उस पे राजा को अटैक कर देना चाहिए। वैसे ही जो अपने मार्ग से भटक रहा हो, लापरवाह हो, बेशरम हो, ऐसे गुण बताए हैं वो कि ऐसे राज्य को बिना सोचे समझे अटैक कर देना चाहिए। यानी कि पहले सोचे समझे मतलब पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर राजा के जिस पे अटैक कर रहा है वो कायर है, अज्ञानी है, भटक रहा है अपने रास्ते से, लापरवाह है, तो उस पे अटैक कर दो। कहा जाता है कि अंध क्रोध और अत्यधिक वासना वाले राजाओं पर भी आसानी से काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा जो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और बहुत ज्यादा वासना वाला है, यानी कि भोग विलास में ज्यादा लगा रहता है, ऐसे राज्य को भी पराजित करना बहुत आसान होता है। ये तिरुवल्लुवर का ऐसा मानना है। ये वॉर की स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किस पर भी उन्हें जो है युद्ध करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है दुश्मनों को चुनने और भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसको अपना एनिमी बनाना है, अपना दुश्मन किसे बनाना है। युद्ध शुरू करने में तिरुवल्लुवर योजना बनाना, मजबूत करने, अपनी स्थिति की रक्षा करने और दृढ़ कार्रवाई की वकालत करते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि तिरस्कर लेकिन पराजित नहीं हुए शत्रु आक्रमण करेंगे और राजा को हरा देंगे। राजा को जो है हमेशा से उन लोगों पे ऐसे लोगों पे अगर वो ज्यादा शक्तिशाली राजा पे आक्रमण करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, अगर उनको पराजित किए बिना छोड़ दिया जाएगा तो वो फिर से दोबारा से आकर के राजा पर आक्रमण करेंगे। साथ ही व्यक्ति को कई शत्रुओं के घिरे अकेले लड़ाकू होने से भी बचना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि राजा को ऐसा भी ना होना चाहिए कि आसपास के सभी राज्यों को अपना जो है शत्रु बना ले। कुछ मित्र भी बनाने चाहिए। यदि 2 शत्रु बना रहा है तो एक मित्र भी बनाना चाहिए उसे, ताकि समय आने पर वो मित्र उसका साथ दे सके। ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर सभी विकल्प जो हैं खुले होने चाहिए। यानी कि ऐसे भी सबके साथ जो है एनिमी, सबको अपना एनिमी नहीं बनाना चाहिए, किसी को अपना क्या है मित्र भी बनाना चाहिए, अपना फ्रेंड भी बनाना चाहिए। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा तिरुवल्लुवर के बारे में, तो हमने क्या समझा कि वो जो अभी तक ये पता चल रहा है कि वो युद्ध के समर्थक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो युद्ध के समर्थक ना होकर के वो पीस पर ज्यादा फोकस करते हैं। वो युद्ध के बारे में भी बातें करते हैं। क्यों बातें करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके राजा पर अटैक हो जाए, क्योंकि उस टाइम में सिचुएशन ही ऐसी होती थी। ठीक है। उस टाइम में युद्ध वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, एक राज्य दूसरे राज्य पे अटैक कर देता था और धन के अर्जन के लिए, संपत्ति के अर्जन के लिए अटैक करने ही पड़ते थे। तो इसीलिए हालांकि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने बोला है ये कि वो पीस को फेवर करते हैं। ठीक है। वो बोल रहे हैं वर्ल्ड इज सिक्योर अंडर अ किंग हु कैन मेक फ्रेंड्स आउट ऑफ फोर्स। यानी कि ये जो पूरा संसार है उन राजाओं के अंडर में सुरक्षित रहेगा जो राजा दुश्मनों में से भी दोस्त बना ले। ठीक है। इस तरीके से वो एक प्रेगमेटिक व्यू दे रहे हैं जहां पर वो उनके लिए वो एक नॉन वायलेंस पे बेस्ड एकदम पीसफुल राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा त्रिवुलुवर के बारे में। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी प्लीज बताइए। आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर वीडियो हेल्पफुल है
तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस पर। जो वीडियो में मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में टेक्स्ट डाले हैं, और जो रीडिंग है, ये जो टेक्स्ट जो डले हुए हैं, ये जो आपका मटेरियल है, ये जो आपकी रीडिंग लिस्ट जो दी हुई है, उसी में से मैंने बनाया है। तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करके बताना।